हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो अपना अगला टॉपिक है वो है अधिशोषण के अनुप्रयोग। क्या है? अधिशोषण के अनुप्रयोग। इसके पहले अपन ने जो कल वाले टॉपिक था उसके अंदर पढ़ा था कि प्राइमरी अधिशोषण समतापी और दूसरा था विलीन प्रावस्था में अधिशोषण। उन दोनों का अपन ने अध्ययन किया था, जिसके अंदर अपन ने दोनों नियम के अध्ययन किया था कि x/n kp/n और विलीन प्रावस्था के लिए पढ़ा था kc1/n। इन दोनों का अपने अध्ययन इनके मध्य ग्राफ का अध्ययन किया था, जिसके अंदर निम्न दाब, उच्च दाब और मध्यम दाब के ऊपर अपने अलग अलग दाब दिए थे। निम्न दाब में पीक का घातांक 1 था, उच्च दाब के अंदर पीक का घातांक 0 था और मध्यम दाब में घातांक 0 और 1 के मध्य था। इसके मध्य 0 और 1 के मध्य। तो इसके अकॉर्डिंग अपने इसके ग्राफ बनाया और उसको समझने की कोशिश करी। वैसे विलीन प्रावस्था में गैसों के लिए दाब होता है तो विलीन प्रावस्था में सांद्रता होती है, बाकी और कोई चेंज नहीं होता। अगला जो अपना है वो है अधिशोषण के अनुप्रयोग, यानी अधिशोषण एक सामान्य जीवन में या फिर अपन कहां पर काम में लेते हैं या देखते हैं, तो वहां के लिए अपने को अधिशोषण के अनुप्रयोग बताए गए हैं कि कैसे अपने लिए अधिशोषण उपयोगी है, जिसके अकॉर्डिंग अपन इनसे बच सके या अपन को जहां पर इनकी काम में लेना वहां अच्छे से काम में ले सके, उसके लिए बोला गया है कि कौन कौन से लेते हैं। तो सबसे पहले अनुप्रयोग की बात करते हैं। तो आजकल जो चल रहा है कोरोना। क्या चल रहा है? कोरोना। तो कोरोना के लिए अपन मास्क लगाते हैं। क्या लगाते हैं? मास्क। तो कोरोना के लिए मास्क तो अभी लगाने लगे, इससे पहले भी डॉक्टर या फिर आप बाहर नहीं देखते तो बहुत सारे लोग या मास्क लगा कर रखते थे। क्या लगा रहे थे? मास्क लगा कर रखते थे। तो उस मास्क का क्या होता है? तो बोलते हैं कि जो ये मास्क होता है, ये जो मास्क होता है, अभी जो कोरोना में तो अपन एक कोरोना वायरस है वो अपने नाक और मुंह में नहीं जाए उसके लिए लगा रखा है। लेकिन पहले भी अपन जहां पर पोल्यूशन ज्यादा होता था या फिर घुटन सी महसूस होती थी, वहां पर एक मास्क का उपयोग किया जाता था। उस मास्क में होता था चारकोल। क्या होता था? चारकोल। मास्क में क्या होता है? चारकोल। वो चारकोल क्या करता था? उस मास्क में होता था वायुमंडल में जहां पोल्यूशन बहुत ज्यादा हो वहां पर जैसे CO कार्बन मोनोऑक्साइड गैस की मात्रा ज्यादा हो, कार्बन मोनोऑक्साइड या मीथेन CH4 इसकी मात्रा को चारकोल क्या कर लेता है? इन गैसों को अपने ऊपर अधिशोषित कर लेता है। चारकोल CO व CH4 जैसी हानिकारक गैसों, कौन सी? CO व CH4 जैसी हानिकारक गैसों को कौन? चारकोल अपने ऊपर अधिशोषित कर लेता है। इसलिए जो हानिकारक गैसें हैं वो इसके ऊपर अधिशोषित होती है और मास्क लगाने के बाद में अपने जो शरीर में जाती है वो शुद्ध ऑक्सीजन जाती है। इसलिए बहुत सारी जगह पोल्यूशन वाली जगह पर गैस मास्क का उपयोग किया जाता है। जो ये प्रक्रिया किस पर आधारित है? अधिशोषण। किस पर है? अधिशोषण पर। CO और CH4 अधिशोष्य का काम करते हैं, जबकि चारकोल होता है जो उस मास्क के अंदर होता है वो किसका काम करता है? अधिशोषक का काम करता है। तो पहला अपना उपयोग है गैस मास्क। क्या है? गैस मास्क। दूसरी बात करते हैं अपन, दूसरा है कपड़ों की रंगाई में, कपड़ों को रंगने में। अब कपड़ों का अलग अलग कलर आता है। क्या कहते हैं? अलग अलग कलर आता है, कोई लाल, पीला, हरा, सब अलग अलग कलर के होते हैं। तो बोला कपड़ों की रंगाई में, कपड़ों की रंगाई में किसका प्रयोग किया जाता है? फिटकरी का। जो किसका काम करता है? रंजकों को अधिशोषित करने का काम करता है। यानी कपड़ों की रंगाई में किसका काम किया जाता है? फिटकरी। कपड़ों की रंगाई में किसका काम किया जाता है? फिटकरी का। तो फिटकरी रंजकों को क्या कर लेता है? अपने ऊपर अधिशोषित कर लेता है। क्या कर लेता है? अधिशोषित कर लेता है। यानी किसका काम करता है? अधिशोषण। तीसरा है नमी को हटाने में। किसके? नमी को हटाने में। वायु में जो नमी होती है उस नमी को हटाने में किसका उपयोग किया जाता है? सिलिका जेल का। सिलिका जेल का उपयोग किया जाता है।
वायु में से नमी को हटाने के लिए सिलिका जेल होता है जो वायु में जो नमी होती है उसको अपने ऊपर क्या कर लेता है, अधिशोषित कर लेता है। क्या कर लेता है, अधिशोषित कर लेता है, जिसके कारण से वायु में नमी नहीं रह पाती, वायु में नमी नहीं रह पाती। इसके बाद अगला है रंगीन अशुद्धियां दूर करने में, रंगीन अशुद्धियां दूर करने में ये किसके द्वारा किया जाता है, चार्कोल। ये बोलते हैं कि कार्बनिक पदार्थों, खाद्य तेलों आदि में जो भी रंगीन अशुद्धियां होती है, जो भी रंगीन अशुद्धियां होती है, यदि आप उसमें चारकोल डाल दोगे तो चारकोल उन अशुद्धियों को अपने ऊपर क्या कर लेगा, अधिशोषित कर लेगा। क्या कर लेगा, अधिशोषित कर लेगा और वहां से अपने को शुद्ध कार्बनिक पदार्थ प्राप्त हो जाएगा, जिसके अंदर ये अशुद्धियां हैं वो चारकोल द्वारा अधिशोषित कर ली जाएगी। अगला है विस्मांजी उत्प्रेरण। कौन है, विस्मांजी उत्प्रेरण। तो अपन इसमें आगे पढ़ेंगे कि विस्मांजी उत्प्रेरण और सम्मांजी उत्प्रेरण क्या होता है, यानी किसके आधार पर होता है, प्रावस्था के आधार पर। यदि उत्प्रेरक की प्रावस्था भिन्न हो, उत्प्रेरक की प्रावस्था क्या हो, भिन्न भिन्न हो, कौन कौन होते हैं, क्रियाकारक, रिएक्टेंट, रिएजेंट और कैटलिस्ट और प्रोडक्ट। रिएक्टेंट, रिएजेंट, कैटलिस्ट और प्रोडक्ट होते हैं। इनकी यदि अवस्था भिन्न भिन्न होती है, इनकी क्या हो, अवस्था भिन्न होती हो तो उसको विस्मांजी उत्प्रेरण बोलते हैं, यानी उत्प्रेरण की क्या हो, अवस्था भिन्न हो। अवस्था कौन सी, ठोस, द्रव्य या गैस। तो इनमें बोलते हैं ये भी किसका काम किया जाता है, जो विस्मांजी उत्प्रेरण काम में लेते हैं वो किसका काम करते हैं, अधिशोषण का काम करते हैं। जैसे हेबर विधि, क्या है, हेबर विधि। हेबर विधि क्या होती है, अमोनिया निर्माण की होती है कि N2+H2 से निर्माण कर दिया NH3 का, किसकी उपस्थिति में, आयरन की उपस्थिति में। तो N2 भी गैस है, हाइड्रोजन भी गैस है और अमोनिया भी क्या है, गैस। लेकिन आयरन क्या है, लोहा, सॉलिड होता है, ठोस होता है, यानी कैसा हो गया, विस्मांजी उत्प्रेरण। ये इस हाइड्रोजन को अपने ऊपर क्या कर लेता है, अधिशोषित, या नाइट्रोजन को अपने ऊपर गैसों क्या कर लेता है, अपने ऊपर अधिशोषित कर लेते हैं। क्या करते हैं, अधिशोषित कर लेते हैं। तो विस्मांजी उत्प्रेरण में किया जाता है। ऐसे ही है संपर्क विधि। ये तो हेबर विधि आ गई जिसमें एपी होता है। संपर्क विधि, संपर्क विधि में प्लेटिनम का उपयोग किया जाता है। संपर्क विधि क्या है, H2SO4 निर्माण की विधि है। कौन से, H2SO4 निर्माण की विधि, इसमें Pt वो H2SO4 ये द्रव्य के रूप में काम करता है, लिक्विड के रूप में। Pt क्या होता है, उत्प्रेरक, जो विस्मांजी उत्प्रेरक कहलाता है, क्योंकि ये किसका काम करता है, ठोस का काम करता है। किस, कौन सी अवस्था में होता है, ठोस की अवस्था में होता है। ऐसे ही जो तेलों के हाइड्रोजनीकरण में, वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने में, वहां पर किसका काम किया जाता है, निकल का काम में लिया जाता है। किसका, निकल को। तो ये विस्मांजी उत्प्रेरण होते हैं। कौन होते हैं, विस्मांजी उत्प्रेरण। अगला है जल के विलवणीकरण में, या फिर बोल सकते हो कि कठोर जल को मृदु करने में। कठोर जल को मृदु करने में किसका काम किया जाता है, कौन सी प्रक्रिया पर आधारित है, अधिशोषण पर भी आधारित होते हैं। कैसे, ये बोलते हैं कि जल के विलवणीकरण में, यानी जल में जो लवणीकरण है उसको क्या करना है, विलवणीकरण, नहीं कठोर को क्या करना है, मृदु बनाने के लिए जो कार्बनिक पदार्थ होता है, जिसमें कौन कौन से समूह होते हैं, COOH, NH2, ये जो समूह होते हैं COOH, NH2 कार्बनिक पदार्थों में ये समूह होते हैं। ये जो इनके जल के अंदर जो कठोर जल होता है उसमें जो पदार्थ होते हैं या जो विशिष्ट उसको अशुद्धियां होती है जो उसको मृदु नहीं होने देती, उनको अपने ऊपर ये पदार्थ क्या कर लेते हैं, अधिशोषित कर लेते हैं और कठोर जल से कैसे बन जाता है, मृदु जल का निर्माण होता है। कौन कौन सी कार्बनिक पदार्थ में COOH, NH2 आदि जो पदार्थ होते हैं उन सब पदार्थों को या विशिष्ट तत्वों का क्या कर लेते हैं, अधिशोषण कर लेते हैं। अगला है उच्च निर्वात उत्पन्न करने में, उच्च निर्वात उत्पन्न करने में। अब उस निर्वात के लिए है कि निर्वात बोलते हैं जहाँ वायु नहीं हो, तो बोलते हैं कि जो द्रवित वायु होती है, क्या होती है, द्रवित वायु होती है, उसको में यदि अपन आप
चारकोल डाल रहे हैं, क्या डाले, चारकोल डाल रहे हैं, तो चारकोल द्वारा उस द्रवित वायु को अपने ऊपर अधिशोषित कर लिया जाता है। द्रवित वायु को किसके द्वारा, चारकोल द्वारा क्या किया जाता है, अधिशोषित कर लिया जाता है, जिससे वहां पर वायु नहीं रहती, और वायु नहीं रहती तो उस जगह को या उस स्थान को क्या कहते हैं, निर्वात, क्या कहते हैं, निर्वात। तो उच्च निर्वात उत्पन्न करने में किसका प्रयोग किया जाता है, चारकोल का अधिशोषक के रूप में उपयोग किया जाता है, तो इसका वायु जो द्रवित वायु उसका अधिशोषण कर लेता है। अगला है गुणात्मक विश्लेषण। अगला क्या है, गुणात्मक विश्लेषण। गुणात्मक विश्लेषण, गुणात्मक विश्लेषण की बात करते हैं कि एल्यूमिनियम प्लस तनिक का जो लेख परीक्षण करते हैं, कौन सा परीक्षण, लेख परीक्षण। Al प्लस तनिक का जो लेख परीक्षण करते हैं उसमें एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड नीले लिटमस को अपने ऊपर अधिशोषित कर लेते हैं। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड किसको, नीले लिटमस को, नीले लिटमस को नीले में से अपने ऊपर अधिशोषित कर लेता है, यानी एल्यूमिनियम के गुणात्मक विश्लेषण में भी इसका प्रयोग किया जाता है, अधिशोषण। अगला है वर्णलेखिकी। क्या है, वर्णलेखिकी। वर्णलेखिकी मतलब क्रोमेटोग्राफी। क्या होता है, क्रोमेटोग्राफी। तो बहुत सारे केमिस्ट्री में प्रैक्टिकल के लिए क्रोमेटोग्राफी काम में ली जाती है। उसके अंदर वो एक ऐसा पात्र होता है जिसके अंदर ये ऊपर से पदार्थ डाला जाता है। ये पदार्थ क्या होना, इसके अंदर क्या होता है, अधिशोषण होता है। ऊपर वाले में ज्यादा फिर कम। इसको अपन ए बी सी ऐसे अलग अलग जो परतें बनती है उनके अकॉर्डिंग इनको अलग अलग कर सकते हैं। ये किसके आधार पर होता है, अधिशोषण। जिसका ज्यादा अधिशोषण होगा ऊपर वाले में, फिर उसका कम वाला, फिर अलग अलग। तो क्रोमेटोग्राफी में ठोस द्रव्य जैसे जो प्रावस्था में या द्रव्य ठोस होता है, इनके क्रोमेटोग्राफी में क्या होता है, अधिशोषण होता है। क्या होता है, अधिशोषण होता है। तो ये जो नोब इसके उपयोग है ये अपन ने पढ़े। कौन से, गैस मास्क में जिसमें हानिकारक गैसों को अधिशोषित करता है, चारकोल। दूसरा कपड़ों के रंगाई में किसका काम किया जाता है, फिटिंग। तीसरा नमी हटाने में किसका प्रयोग किया जाता है, सिलिका जेल का। रंगीन अशुद्धियां दूर करने में किसका किया जाता है, चारकोल का उपयोग किया जाता है। विषमांगी उत्प्रेरण में किसमें, विषमांगी उत्प्रेरण में जैसे हेबर विधि में आयरन का, संपर्क विधि के अंदर पीटी का, प्लेटिनम का, और तेलों के हाइड्रोजनीकरण के अंदर किसका प्रयोग, निकल का प्रयोग किया जाता है। जल के विलवनीकरण में तो COH, NH2 आदि समूह होते हैं जो कठोर जल को मर्दों में चेंज करते हैं, क्योंकि ये जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं उनको अपने ऊपर अधिशोषित कर लेते हैं। अगला है उस निर्वात उत्पन्न करने में किसका प्रयोग होता है, चारकोल का, क्योंकि जो द्रवित वायु है वो उसको अपने ऊपर क्या कर लेता है, अधिशोषित कर लेता है। गुणात्मक विश्लेषण, गुणात्मक विश्लेषण की बात करते हैं तो बोला एल्यूमिनियम 3+3 के लेख परीक्षण होता है। उसके अंदर जो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड होता है वो नीले लिटमस को अपने ऊपर अधिशोषित कर लेता है। और जो अगला है वो है वर्णलेखिकी। कौन सा है, वर्णलेखिकी। क्रोमेटोग्राफी में भी ये अलग अलग परतें मिलती है, अधिशोषण की क्षमता के आधार पर अलग अलग कर सकते हैं। तो ये अधिशोषण के अनुप्रयोग थे जिसके अंदर आपने इनका अध्ययन किया कि कहां कहां पर एक सामान्य जीवन में अपने को ये देखने को मिलता है। अगला जो टॉपिक है अपना वो है उत्प्रेरण। क्या है, उत्प्रेरण यानी उत्प्रेरण। तो उत्प्रेरण की जहां आपने बात करने की कोशिश की तो सबसे पहले बर्जीलियस ने देखा। कौन था वैज्ञानिक, 1835 के अंदर। कौन वैज्ञानिक था, बर्जीलियस। कौन था, बर्जीलियस। उसने देखा कि जो बाह्य पदार्थ होते हैं वो भी अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करते हैं। जो भी बाह्य पदार्थ है वो किसको प्रभावित करते हैं, अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करते हैं, अभिक्रिया के वेग को। तो उसके आधार पर उसने माना कि जो भी बाह्य पदार्थ होंगे वो अभिक्रिया के वेग को परिवर्तन करेंगे, बढ़ा भी देंगे, कम भी कर देंगे। तो उसके आधार पर उसने समझने की कोशिश करी। तो सबसे पहले उसने पोटेशियम क्लोरेट पे अध्ययन किया और पता चला कि इस पर कैसे उत्प्रेरक जो कोई पदार्थ होता है भाई वो कैसे उसको
जल्दी से अभिक्रिया को करा देता है या अभिक्रिया के वेग को बढ़ा देता है। तो उसने सबसे पहले पोटेशियम क्लोराइड पे अध्ययन किया। किस पर? पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड यानी KClO3, KClO3। इसका उसने जब अपघटन किया, KClO3 का इसने अपघटन किया, तो यहां पर जब KClO3 पोटेशियम क्लोराइड का अपघटन किया इसने, तो लगभग इसको 600 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर की जरूरत पड़ी। कितने की? 600 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर की। बोला मैं इतना ज्यादा टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तब जाके जो पोटेशियम क्लोराइड है वो पोटेशियम क्लोराइड वह ऑक्सीजन में अपघटित होगा। लेकिन जब इसने इसी KClO3 पर MnO2 मैंगनीज डाइऑक्साइड डाला, तो ये जो KCl प्लस जो O2 है, ये जो अपघटन है वो 338 डिग्री सेल्सियस पर ही हो गया। देखा फर्क? यानी जिस टेम्परेचर करने के लिए अपने 600 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर की जरूरत पड़ रही थी वो 338 पर ही हो गया। बस अपने को करना क्या था, उसमें MnO2 डाला। क्या डाला? MnO2 मैंगनीज डाइऑक्साइड, मैंगनीज डाइऑक्साइड डाला, तो ये अभिक्रिया का वेग बढ़ गया, अभिक्रिया का वेग बढ़ गया। उसने एक ग्राफ के द्वारा भी इसको समझाया, ग्राफ के द्वारा समझाया कि अभिक्रिया का वेग, तो अपने ये बोला कि ये बिना उत्प्रेरक और ये उत्प्रेरक। यानी जब अपन ने उत्प्रेरक डाला तो ये सक्रिय ऊर्जा में क्या होगी? कमी होगी। तो इस अभिक्रिया को जहां तो यहाँ इतनी ऊपर जाके वापस आना पड़ रहा था, वो अभिक्रिया इतनी ऊपर जाके नीचे चली गई, यानी अभिक्रिया के वेग में क्या हो गई? वृद्धि हो गई। वेग में क्या हो गई? वृद्धि हो गई। यानी उत्प्रेरक अभिक्रिया के वेग में वृद्धि करता है, उत्प्रेरक अभिक्रिया के वेग में वृद्धि करता है। तो उसने उत्प्रेरक की परिभाषा दी कि वह बाह्य पदार्थ जो किसी अभिक्रिया में भाग तो लेता है, परंतु उसके रासायनिक संगठन में और उसके द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं होता। वो जैसा अंदर जाता है वैसा का वैसा अभिक्रिया पूर्ण होने पर बाहर निकल जाता है। ऐसे बाह्य पदार्थों को उत्प्रेरक कहते हैं और इस प्रक्रिया को उत्प्रेरण कहते हैं। उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? उत्प्रेरण कहते हैं। ऐसे पदार्थों को क्या कहते हैं? उत्प्रेरक कहते हैं, जिसके रासायनिक संगठन व द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं होता है संपूर्ण अभिक्रिया के अंदर। यानी जैसा अभिक्रिया में वो भाग लेगा वैसा का वैसा वो लास्ट में अभिक्रिया पूर्ण होने पर बाहर निकल जाएगा। तो ऐसे बाह्य पदार्थ को उत्प्रेरक कहते हैं और इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? उत्प्रेरण। क्या कहते हैं? उत्प्रेरण। तो अगला टॉपिक है वह है उत्प्रेरक के प्रकार। किसके? उत्प्रेरक के प्रकार। उत्प्रेरक के प्रकार। उत्प्रेरकों के प्रकार की बात करते हैं तो सबसे पहला है धनात्मक उत्प्रेरक। पहला कौन सा है? धनात्मक उत्प्रेरक। धनात्मक उत्प्रेरक। दूसरा है ऋणात्मक उत्प्रेरक। तीसरा है स्वतः उत्प्रेरक और चौथा है प्रेरित उत्प्रेरक।
प्रेरित उत्प्रेरक। तो यहाँ पर उत्प्रेरक के जब प्रकार की बात करेंगे तो अपन इन 4 प्रकार के उत्प्रेरकों का अध्ययन करेंगे। कितने प्रकार के? 4 प्रकार के उत्प्रेरकों का अध्ययन करेंगे, जिसमें धनात्मक उत्प्रेरक की बात करेंगे, ऋणात्मक उत्प्रेरक की बात करेंगे, स्वतः उत्प्रेरक की बात करेंगे और प्रेरित उत्प्रेरक की बात करेंगे। तो सबसे पहले जो अपना टॉपिक है वो है धनात्मक उत्प्रेरक। क्या है? धनात्मक उत्प्रेरक, यानी वे उत्प्रेरक जो अभिक्रिया के वेग को बढ़ा देते हैं। वे उत्प्रेरक जो अभिक्रिया के वेग को क्या कर देते हैं? बढ़ा देते हैं। क्या कहलाते हैं? धनात्मक उत्प्रेरक कहलाते हैं। या अभिक्रिया के वेग में वृद्धि कर देते हैं। अभिक्रिया के वेग में क्या कर देते हैं? वृद्धि कर देते हैं। क्या कहलाते हैं? धनात्मक उत्प्रेरक कहलाते हैं। धनात्मक उत्प्रेरक कहलाते हैं। यदि अपन समझना चाहिए तो आप समझ सकते हो कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड का अपघटन सामान्य तौर पर होता है तो 76 किलो जूल ऊर्जा की आवश्यकता होती है। लेकिन यदि, या आप बोल सकते हो कि 76 किलो जूल ऊर्जा सक्रिय ऊर्जा होती है, लेकिन यदि आप उसमें उत्प्रेरक डाल दो, क्या डाल दो? उत्प्रेरक डाल दो, तो उत्प्रेरक के द्वारा उसकी सक्रिय ऊर्जा का मान घटकर 57 किलो जूल पर मोल हो जाता है। इसका मान सक्रियण ऊर्जा का मान, यानी सक्रियण ऊर्जा के मान में कमी आ जाती है। क्या आ जाती है? सक्रियण ऊर्जा के मान में कमी आ जाती है। कब? जब हाइड्रोजन पेरोक्साइड H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड का क्या कर देते हैं? अपन अपघटन करते हैं। तो वो क्या कहलाता है? धनात्मक उत्प्रेरक कहलाता है। यानी उत्प्रेरक को उसने क्या कर दिया? बढ़ा दिया। उत्प्रेरक के वेग को क्या कर दिया? बढ़ा दिया। तो ये धनात्मक उत्प्रेरक कहलाता है। ऐसे ही अपन ऋणात्मक स्वतः प्रेरित उत्प्रेरक का अपने अगले टॉपिक के अंदर अध्ययन करेंगे, जिसके बारे में आगे अपन